हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके, डायमेंशंस पढ़ रहे हैं ना, कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। बस हमें यह पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला मिनटों में निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हमें उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड टॉपिक या चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता हमने उसका नाम भी ना सुना हो, फिर भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जादू है ना, मैजिकल। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। हाँ, और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस बार क्या चल रहा है अल्फा सीरीज में? डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हर लेक्चर से रिलेटेड 10 to 12 अच्छे क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो डीपीपी भी आपको कहां मिलेगी? physicswalaalakpande.com पे। उसके मेन पेज पे जाना, एक ब्लॉक मिलेगा अल्फा 11th फिजिक्स, क्लिक करना, फिर क्या मिलेगा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लिक करना और वहां पे मिलेगी डीपीपी। तो इस लेक्चर को देखने के बाद अटेम्प्ट करना डीपीपी नंबर 3। और मैं ये भी बता दूं कि मैं डीपीपी को लेके एक पूरा लेक्चर लेके आ रहा हूं जिसमें मैं डीपीपी सॉल्व कराऊंगा। मैंने कमेंट्स पढ़ लिए आपके, तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग? डिराइविंग द फॉर्मूला लिखें या ये लिख लेते हैं, डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, we will derive the relation between physical quantities using dimensional analysis। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। डायमेंशनल एनालिसिस को आप डीए भी बोल सकते हो और फिजिकल क्वांटिटी को आप पीक्यू भी बोल सकते हो। अरे ठीक है सर, कैसे होगा? कैसे किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला बना लेंगे, इसको हम समझेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो पहले एक सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, F इज इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता। थोड़ी देर के लिए मान लो कि फॉर्मूला आपको सबको पता है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं पता। इसको हम डिराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अरे सिखाने के लिए, उसके बाद तो बड़े बड़े फॉर्मूले भी निकालेंगे सिखाने के लिए। थोड़ी देर के मान लो ये नहीं पता, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है दैट फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन पहली चीज मास m ऑफ पार्टिकल, और दूसरी चीज एक्सेलरेशन a ऑफ पार्टिकल। ठीक है, किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? मास m पे, और एक्सेलरेशन a पे डिपेंड कर रही है। अब यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर F। आपको F का फॉर्मूला बताना है। कैसे डिपेंड कर रही है हमें नहीं पता है। कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देखो क्या करेंगे हम मानेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x। अब ये क्या किया? अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं पता, भूल जाओ ना, नहीं पता। मास की पावर x प्रोपोर्शनल तो है। अगर x की वैल्यू, किसी कैलकुलेशन करते करते अगर x की वैल्यू पूरा मेथड लगाने के बाद 1 आ जाती है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर हमें तो नहीं पता क्या आएगी। हो सकता है x की वैल्यू 2 आ जाए, यानी फोर्स मास के स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल हो सकता है x की वैल्यू -1 आ जाए, -1 आ जाए मतलब फोर्स
1/m को प्रोपोर्शनल हो, तो अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। इसी तरह से हम मान लेते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर y, मास पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही, तो 1 की पावर x 1 की पावर y, यही तीसरी चीज पे डिपेंड कर रही होती तो उसकी पावर z कर लेते। अच्छा, हो सकता है एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अगर ऐसा होगा तो फाइनली y की वैल्यू 1 आ जाएगी। हो सकता है एक्सेलरेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो y की वैल्यू -1, और हो सकता है एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही ना करे तो y की वैल्यू 0 भी आ सकती है। देखते हैं, अब दो प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी मिलाते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो दोनों को मिलाया f इज इक्वल्स टू k m की पावर x a की पावर y, वेयर k इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान देना कि k का कोई डायमेंशन नहीं है और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है क्योंकि दो प्रोपोर्शनैलिटी को आपने मिलाया है। अच्छा, अब अगर जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है अगर ये सही हुआ, अगर ये करेक्ट हुआ, तो क्या इसके LHS का और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सो इसके LHS और RHS का डायमेंशन अगर सेम होता है तो ये इक्वेशन करेक्ट है। हम इसी बात का इस्तेमाल करेंगे, किस बात का? दैट डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। बस ये लॉजिक यूज करेंगे और ये क्वेश्चन खट्टे से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन सही लिखी होगी तो LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और इसी बात को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। LHS में क्या है? फोर्स का डायमेंशन मेरे ख्याल से सबको पता होगा अब तक, MLT-2, कई बार बता चुके हैं हम। दूसरी चीज RHS में क्या है? मास का डायमेंशन कैपिटल M, और क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है? एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी L/t², तो LT-2। अभी हलवा करा रहे, अभी बढ़ेगा लेवल। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड L/t², LT-2। तो हम फोर्स के लिए इसको मिटा लें, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। हाँ, तो हम फोर्स के लिए लिख लेते हैं MLT-2, इस तरफ K डायमेंशनलेस, ये तो गया। M मास का डायमेंशन M हो जाएगा, और M की पावर क्या है? X। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 की पावर Y। अब देखो, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 इज इक्वल्स टू M की पावर X, L की पावर Y, T की पावर -2Y। अगर x और y की वैल्यू मिल जाए तो पता चल जाए फोर्स और मास और एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है। अच्छा, कैसे मिलेगी? बेसिस को कंपेयर करो, m बेस पावर 1 पावर x, यानी m की पावर 1 शुड बी इक्वल टू m की पावर x। सेम बेसिस को कंपेयर कर दो बस, यानी x की वैल्यू मिल गई 1, लो खत्म। सेम बेसिस को l की पावर 1 l की पावर y, l की पावर 1 इज इक्वल्स टू l की पावर y। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों तरफ के सारे डायमेंशंस क्या निकलेंगे? सेम निकलेंगे। इसका मतलब y की वैल्यू भी 1, खत्म। और क्या चाहिए? x और y तो है, t की पावर -2, t की पावर -2y, कंपेयर कर लेना। y की वैल्यू यहां से भी 1 आ रही है, -2y इज इक्वल्स टू -2, -2 2 भी कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। x और y की वैल्यू 1 है, यानी फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज k m की पावर 1 a की पावर 1। अरे सर, बड़ी चीज निकाल दी है, ये तो पता था, डायमेंशन की हेल्प से निकाला, सिर्फ डायमेंशन की हेल्प ली यहां पे हमने। अभी देखो मजा आएगा। अच्छा, एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है इसका वैल्यू नहीं दे पाता, ये k की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि k की वैल्यू 1 आई, फिर हमें पता चला f इज इक्वल्स टू m है। पर ये एक्सपेरिमेंट वाला काम हम कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, आप एग्जाम में यही छोड़ाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया। करना क्या है? जिस पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर x, पावर y, एक और होता तो पावर z। हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हो सकता है प्रोपोर्शनल ही ना हो। अगर ना होता मास प्रोपोर्शन मान लो तो x की वैल्यू 0 आ जाती, m की पावर 0, खत्म। फिर उसके बाद एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओ, उसके बाद डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ RHS, बस उसके बाद बेस के साथ पावर कंपेयर, खत्म। चलो अगला वाला खुद से करोगे, मजा आ गया रे, हलवा है। चलो अगला खुद से करते हैं।
चलो नंबर 2, क्वेश्चंस के थ्रू समझना है, मजा आ जाएगा। टाइम पीरियड T of a simple pendulum depends upon first length of pendulum L, second mass of bob यानी m, थर्ड acceleration due to gravity g। find expression for t। चलो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए। हाँ, कई लोग को याद होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अरे इसके बाद अभी लाएंगे और नए क्वेश्चन लाएंगे, एक और कर लो हलवा। इसके बाद पक्का एक नया फॉर्मूला लेके आएंगे, सेंटीमीटर फोर्स का ले आएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इन एसएचएम लेके आएंगे, नए नए सवाल। चलो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टी। पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार करो यार, मजा आएगा। कर लिया पॉज करके ट्राई, पक्का, बहुत बढ़िया। झूठ तो नहीं बोल रहे, चला रहे थे सर हम तो। कर लो, इसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है। हाँ। ऐसे स्कूल बोलते हैं। आ जाओ तो टाइम पीरियड के लिए हम इसको करेंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो तो t इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले l की बात की है तो l की पावर x मान लेते हैं। t इज प्रोपोर्शनल टू, मास की बात की है, मास की पावर y मान लो। t इज प्रोपोर्शनल टू g की बात की है, g की पावर z मान लो। अब सारे प्रोपोर्शनैलिटी को मिला दो। t इज इक्वल्स टू k l की पावर x m की पावर y एंड g की पावर z, वेयर k इज अ, बोलो, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। खत्म बात। क्या क्या है इसमें, t का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन, l लेंथ का डायमेंशन l, m मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे एक्सेलरेशन ही तो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, l अपॉन टी स्क्वायर। खत्म। LHS का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन t हो गया, RHS के डायमेंशनलेस गायब, l लेंथ का डायमेंशन l की पावर x, बहुत बढ़िया। फिर क्या आया, m मास m की पावर y, बहुत बढ़िया। फिर क्या आया, g क्या है, l t माइनस 2, एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर z। सॉल्व करेंगे। अच्छा इस तरफ m और l नहीं है, LHS में m और l नहीं है तो लगा दो m0 l0 t की पावर 1, हाँ, इज इक्वल्स टू इधर m की पावर y, l की पावर x और l की पावर z, यानी x प्लस z। बोला सही है, l की पावर x l की पावर z, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। और क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2z, m की पावर y, l की पावर x, l की पावर z ऐड और t की पावर माइनस 2z। अब बेस सेम करके कंपेयर कर दो, m को m से कंपेयर कर दो, m की पावर 0 और m की पावर y, यानी y इज इक्वल्स टू 0। ओहो, एक 0 आ गया, यानी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई एक ऐसा भी है y 0, y किस पे लगा है, मास पे, मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। अच्छा, पता था आपको। और दूसरा क्या किया जाए, फिर l को कंपेयर कर दें, t को करते हैं ना, t के साथ एक ही वेरिएबल है, तो t की पावर 1 इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस 2z, t की पावर 1 t की पावर माइनस 2z, यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2z, यहाँ से z इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ सकता है, प्लस 1/2, माइनस 1/2, 3/2, कुछ भी आ सकता है, कुछ गलत नहीं हुआ। अच्छा, एक t हो गया, एक m हो गया, अब क्या बचा, l, l की पावर 0 इज इक्वल्स टू l की पावर x प्लस z, यानी x प्लस z की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू माइनस z, यानी x की वैल्यू प्लस 1/2 है कि नहीं, z है माइनस 1/2 प्लस 1, निकल आया, खत्म। लिख लो, t इज इक्वल्स टू k l की पावर x, x कितना है 1/2, m की पावर y, y कितना है 0, g की पावर z, z कितना है
-1/2 हो तो गया, यही तो है एक्सप्रेशन फाइनल। m की पावर 0 गायब कर दो, आगे बढ़ाने को आप बढ़ा सकते हो। अब आप ऐसे लिख सकते हो t इज इक्वल्स टू k l की पावर हाफ, m की पावर 0 खत्म, g की पावर -हाफ। पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो आप लिख सकते हो l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, ये माइनस है ना, ये नीचे आ जाएगा g की पावर हाफ। पावर हाफ मतलब होता है रूट, तो k अंडर रूट l/g। नहीं आया? l की पावर हाफ मतलब अंडर रूट l, g की पावर -हाफ मतलब माइनस है, पहले तो नीचे ले जाओ, तो g की पावर हाफ, और पावर हाफ मतलब अंडर रूट, हो गया। अब k की वैल्यू आपको डायमेंशन एनालिसिस से पता चलने वाली नहीं है, एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला है, ये आपको नहीं ऐसी बता रहा मैं कि k की वैल्यू होती है 2π, फिर आपने सुन रखा होगा t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट l/g, बट आपको यहां तक नहीं आना, आपको सिर्फ यहां तक आना है डायमेंशन की हेल्प से। मास पे डिपेंड नहीं करता था तो पावर 0। नेक्स्ट वाला खुद से करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है तुमको, तैयार हो? मिटा लें? ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving in a circle of radius r with velocity v depends upon m, v and r. Find expression for f. Find expression for f, ये वाला खुद से करना है आपको। कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, पता नहीं क्या होती है, शायद गोल घूमने में लगती है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, एक सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, विथ वेलोसिटी v। हमें नहीं पता क्या होता है, अभी वही तो कह रहे चैप्टर में कुछ पता नहीं, फिर भी डिराइव करना है। हमें पता f किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन m, v एंड r। ये फोर्स डिपेंड करती है मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। आपको एक्सप्रेशन चाहिए, कर दो जल्दी से, उड़ा दो इसको। चलो कैसे करेंगे? f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, f इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर y, f इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर z। अब हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेंगे। फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt-2, फोर्स का सबको पता है, फोर्स का सबको पता है, mlt फोर्स का याद रखो, mlt-2, mlt-2, k डायमेंशनलेस, m मास, मास का डायमेंशन m, v वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी किस में होती है? मीटर्स पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम यानी lt-1। बोलो कोई दिक्कत? वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन टाइम। r क्या है? रेडियस। रेडियस में किस में होगा? मीटर में होगा। रेडियस किस चीज है, क्या है? डिस्टेंस है, लेंथ है, मीटर में होगा, तो l की पावर z। चलो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इधर m की पावर x, यहाँ y और यहाँ z, m की पावर x, l की पावर y और z, l की पावर y प्लस z और t की पावर -y। बोलो कुछ गलत तो नहीं हुआ? m की पावर x, वेलोसिटी lt माइनस, l की पावर y, t की पावर, l की पावर y और z, y प्लस z, t की पावर -y। अब क्या करोगे आप? बेसिस सेम होंगे तो पावर भी सेम होनी चाहिए। m की पावर 1, m की पावर x कंपेयर किया, बेसिस सेम है तो पावर सेम होंगी। l बेसिस सेम है, पहले इसको कर लेते हैं। t बेसिस सेम है, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t की पावर -y, बेसिस सेम है तो पावर सेम होगी। -y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 2, और लास्ट ले लेते हैं l को, l की पावर 1 इज इक्वल्स टू l की पावर y प्लस z। बोलो क्लियर है? m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z, m का डायमेंशन m, v का lt-1 की पावर y, r का पावर डायमेंशन l की पावर z।
फिर हमने कहा कि एम एल टी और इधर एम की पावर एक्स एल की पावर वाई प्लस जेड, कंपेयर करो बस, एम एम को कंपेयर किया, टी टी को कंपेयर किया और एल को। यहां से y प्लस जेड की वैल्यू 1, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड, सॉरी z इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, y की वैल्यू है 2, तो z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी z की वैल्यू -1। मिल गया, मिल गया आपको एक्सप्रेशन। क्या मिला आपको एक्सप्रेशन? फाइनली आपको क्या मिला? f इज इक्वल्स टू के एम, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1, v की पावर y, y की वैल्यू कितनी आई है? 2, r की पावर z, r की वैल्यू कितनी आई है? सॉरी z की वैल्यू कितनी आई है? -1। ये मिला, बोलो क्लियर है? m की पावर x, x की वैल्यू 1, v की पावर y, y की वैल्यू 2, r की पावर z, z की वैल्यू -1। हलवा सवाल है एकदम, खत्म। यानी f इज इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर, आर की पावर -1 है, नीचे ले आओ r, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया एम वी स्क्वायर बाई आर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया k की वैल्यू 1 आ गई, तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा k की वैल्यू 1, f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटे आर। बोलो आया भाई? x की वैल्यू 1 यहां रख दो, y की वैल्यू 2 यहां रख दो, z की वैल्यू -1 यहां रख दो, एम वी स्क्वायर, आर की पावर -1 नीचे आया, ये स्क्वायर बाई आर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता सकता, लिमिटेशन है, यहीं पे आप खत्म कर दोगे सवाल। एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटीमीटर फोर्स का ये फॉर्मूला ही होता है, किसी भी पार्टिकल पे लगती है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होती है। एक और करोगे, एनर्जी इन एसएचएम, आओ एकदम आइडिया नहीं है, आ जाओ, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी E of a particle of mass m executing simple harmonic motion, एक बढ़िया टॉपिक है आपके सिलेबस का, इसको बोलते हैं SHM। पढ़ेंगे हम लोग, वेव्स जब पढ़ेंगे, ऑसिलेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी E of a particle of mass m executing SHM with amplitude A and angular frequency omega depends upon m, a and omega. Find expression for E। ठीक है, चलो, एनर्जी E of a particle of mass m executing simple harmonic motion, कोई मास m है, वो SHM कर रहा है, ऐसे ऐसे होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है SHM, जिस SHM का एम्पलीट्यूड a है, मैक्सिमम डिस्टेंस a जाता है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, ये समझेंगे SHM पढ़ते वक्त। डिपेंड्स अपॉन मास m, a एंड ओमेगा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर E। अब यहां पे आपको मेरे ख्याल से एनर्जी मिली है, आओ करोगे खुद से, डायमेंशंस पता करने हैं। चलो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? एनर्जी का वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होगा, एनर्जी का वही डायरेक्शन होगा जो वर्क का होगा। बच्चों वर्क का डायमेंशन हमें आपको याद कराया हुआ है, ml²t-2। नहीं याद है तो निकाल सकते हो। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होती है? mlt-2, डिस्प्लेसमेंट कितना? लेंथ। देखो क्या आ जाएगा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल, है ना, यानी दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, ml²t-2। और क्या है इसमें आपको मिल रहा है? मास। मास का डायमेंशन सबको पता ही है। और क्या है? एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड होता है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहे हैं मीन पोजीशन से, कितना मैक्सिमम, ये मीन पोजीशन है, इससे कितना इस तरफ जा रहे हैं, कितना इस तरफ, इसको एम्पलीट्यूड। तो एक तरह से डिस्टेंस ही है, तो इसका डायमेंशन तो लेंथ का ही हो जाएगा। और क्या है बच्चों इसमें?
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये क्या होती है, इसका जो डायमेंशन होता है वो टी इनवर्स होता है, अभी के लिए पकड़ लो टी इनवर्स, है ना। इसका अगर फॉर्मूले से देखना है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है v अपॉन आर, लिख देते हैं यहाँ पे, जो बच्चे इंटरेस्टेड है देखें, v अपॉन आर, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, v परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है, खैर छोड़ो, वेलोसिटी अपॉन रेडियस से आप निकाल सकते हो। मिल गया डायमेंशन। अब आप क्या बोलोगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, और क्या बोल दोगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर y, और क्या बोल दोगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर z। फिर सबको कंबाइन कर दोगे, E इज इक्वल्स टू k m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। अब डायमेंशन रख दोगे, m l स्क्वायर t पावर -2, और इधर k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मास, एम्पलीट्यूड, लेंथ, ये मास है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ, और ओमेगा का क्या एक्सप्रेशन है, t की पावर -1 डायमेंशन, खत्म। सो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -z। बड़ा ही आसान हो गया ये तो, बड़ा ही आसान हो गया। बेस सेम, पावर सेम, m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, l की पावर 2 इज इक्वल्स टू l की पावर y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 2। थर्ड, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t की पावर -z, ये z है, ये 2 है, ठीक है, अलग अलग चीजें, दिस इज z। तो यहां से ये z है ना, z इज इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, -z इज इक्वल्स, सॉरी, z इज इक्वल्स टू 2, -z इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, E इज इक्वल टू k m की पावर x, x कितना है 1, m की पावर 1, a की पावर y, y कितना है 2, ओमेगा की पावर z, तो z कितना है 2, बन गया। अरे एसएचएम नहीं पता था फिर भी फॉर्मूला बना लिया, अभी भी खुश नहीं हो। हाँ, ये k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, हमेशा 1 हो जरूरी नहीं है, इसकी वैल्यू हाफ आती है इस बार, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया k की वैल्यू आई, ये आपको नहीं पता, आप यहीं पे छोड़ दोगे, सवाल बोल तो चुके हैं, हाफ। सो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है एक पार्टिकल की जो एसएचएम कर रहा है। और मार्कर गिने बिना मेरा कोई लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, ओल्ड हैबिट्स आप नहीं हो, धीमे धीमे समझ जाओगे इस गुरुकुल की मर्यादा, प्रतिष्ठा और परंपरा। मोहब्बतें देखी है कि नहीं, अरे वो वाली मोहब्बतें नहीं जो कर रहे हो स्कूल में, मोहब्बतें देखी सोचने लगे, वो वाली नहीं, मोहब्बतें मूवी है ना, उसमें अपना वो है लंबू, अमिताभ बच्चन, और अपने वो हैं किंग खान। अब छोड़ो यार तुम लोग, नई जनरेशन के बच्चे, हमारे जमाने में बनती थी मूवियाँ अच्छी अच्छी, आज के बच्चे तो कौन सी मूवी देखते हैं, हाँ बिगड़ गए हैं भाभी जी बच्चे, आजकल के खराब खराब मूवी देखते हैं कि नहीं। चलो बढ़ते हैं। और थोड़ा सा मैं रात में जब पढ़ाता हूँ तो मेरे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, सो उसका मैं इलाज करा रहा हूँ, आई होप मैं जल्दी सही हो जाऊँ। बैठा दे इसको, ठीक है। अभी रात के बहुत ज़्यादा लेट हो गया, देखो मैं टाइम दिखाऊंगा अगर देख पाए तो, है ना, तो काफ़ी लेट हो गया रात के। चलो मिटा रहे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला बनाना। अब इसके लिए जरा डीपीपी डाउनलोड करो और लगाओ सवाल, है ना। अब मैं कराता रहूं, एक ही चीज आप समझ गए हो, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि डरना नहीं है अपने को, सिर्फ डायमेंशन पता होने चाहिए, एलएचएस आरएचएस, उसके बाद उड़ा देंगे कोई भी सवाल हो। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये मेथड तब काम नहीं करेगा बच्चों जब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस ना हो। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस ना हो, तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आप इससे डिराइव नहीं कर सकते। कोई भी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ये कहना गलत है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसके पास खुद यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये डायमेंशनलेस है ही नहीं, समझ में आ रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसके पास खुद एक यूनिट है, इसके पास खुद एक डायमेंशन है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है तो ये मेथड नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। ठीक। दूसरी बात, मान लो किसी एक्सप्रेशन में फोर्स या कोई भी चीज
डिपेंड कर रहा है किसी एंगल पे, थीटा पे। हाँ, ऐसे आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे। मैंने आपको एक हाइट ऑफ अ लिक्विड राइज इन कैपिलरी दिखाया था, 2s cos थीटा अपॉन r rho g। नहीं याद है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसमें एंगल पे भी डिपेंडेंस होगा, तो आप लिख दोगे f इज प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर x। पर भैया थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस है तो कुछ निकल ही नहीं पाएगा। तो जिन एक्सप्रेशन में एंगल आ रहा हो, थीटा आ रहा हो, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, वो भी इस मेथड से डिराइव नहीं हो सकते। अरे मान लो तुमने डायमेंशनली, मान लो तुमने कोई इक्वेशन बोली f इज इक्वल्स टू, मान लो कहीं पे मान लो कहीं की कोई ये फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू 2p cos थीटा। अब कोई बच्चा इसको r इज इक्वल्स टू 2p लिख के आएगा तो भी डायमेंशनली ये सही होगा, क्योंकि cos थीटा का कोई डायमेंशन ही नहीं है। तुम cos थीटा मिस भी कर जाओगे तो भी तुम्हें लगेगा आंसर सही है। ये तो एक कांस्टेंट जैसा टर्म है, और कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता पाता। नहीं समझे? मान लो एक्चुअल फॉर्मूला ये था r का, और आपने डायमेंशन एनालिसिस लगा के ये निकाल दिया r इज इक्वल टू 2p, तो आप तो समझोगे ये सही है ना। या मान लो एक्चुअल फॉर्मूला ये था डायमेंशन का p q cos थीटा, और आप निकाल के दे रहे हो p q डायमेंशन से, क्योंकि cos थीटा तो का कोई डायमेंशन ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं हो, तो कांस्टेंट है, थीटा की डिपेंडेंसी पता ही नहीं लगा सकते आप। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें थीटा इन्वॉल्व हो, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, उसको आप सही डिराइव ही नहीं कर पाओगे। आप ये तो बोल दोगे कि भाई डायमेंशन चेक करोगे, पी क्यू बोल दोगे। अब आपको क्या पता उसमें cos थीटा, ये तो एक नंबर है भाई, cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एक नंबर है, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। इसी तरह से ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें e की पावर कुछ x, e की पावर y, e की पावर 10 ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो, वो भी नहीं आप बता सकते। क्यों? क्योंकि e की पावर वाली चीजें भी डायमेंशनलेस एक नंबर। जैसे सुनो, मान लो किसी चीज का एक्चुअल फॉर्मूला आ रहा है, हाँ मान लो ये है q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट e की पावर माइनस टाउ बाई आर सी, ऐसा कोई फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला है, e की पावर, तुम ये ले लो e की पावर माइनस m ले लो, चलो ऐसा कोई फॉर्मूला है। अब आप जब डायमेंशनली देखोगे तो आप लिख दोगे q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, आप ये निकाल पाओगे, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो आप बोलोगे डायमेंशन बराबर। e की पावर माइनस m आप लगाओ कैसे, आप कैसे सोच सकते हो? हम बोलेंगे कि चार्ज q है वो किसी दूसरे एक चार्ज q नॉट पे डिपेंड करता है, आप सीधा ये इक्वेट कर दोगे, दोनों तरफ चार्ज का डायमेंशन खत्म। ये आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, एक वैल्यू, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस आइडिया नहीं देता। cos थीटा एक वैल्यू देगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, एक वैल्यू देगा, कांस्टेंट की वैल्यू इनको पता नहीं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें e की पावर x एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा इन्वॉल्व हो, या ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ऐसा कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जिसके पास डायमेंशन हो, इन सब में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। अभी लिखवा देंगे इसको लेक्चर के एंड में, समझा दिया अभी हमने। अब देखो एक नए तरह के सवाल दिखाते हैं आपको, जो कि इस टाइम कॉम्पिटिशन में आते हैं। एक नए तरह का सवाल, इसका एक बहुत अच्छा सवाल आपको डीपीपी में मिलेगा, जेई 2015 एडवांस में भी आया, जेई 2016 एडवांस में भी आया है। उसके लिए थोड़ी 12th की फिजिकल क्वांटिटीज लगेंगी, तो उन क्वांटिटीज का डायमेंशन आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना। वैसे मैं डीपीपी सॉल्व कराने वाला हूँ। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एक नए तरह का सवाल दिखाते हैं, सवाल नंबर 5, नए तरह का सवाल। इफ फोर्स F, वेलोसिटी v and time t are fundamental quantities, find expression for या find dimensions of एनर्जी E। ये कह रहे हैं एनर्जी E का डायमेंशंस निकालो इन टर्म्स ऑफ, अच्छा एनर्जी E का डायमेंशन सबको पता है, ml² t-2, नहीं, ये कह रहे हैं निकालो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। इन्होंने कहा mlt को हम हटा देते हैं, mlt को हम हटा देते हैं, और उसकी जगह हम नई फंडामेंटल क्वांटिटीज ले आए। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? मास, लेंथ, टाइम, हटा दिया। इन्होंने कहा फंडामेंटल क्वांटिटी है फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। यानी जिसका भी डायमेंशन बताना है, किसके टर्म्स में? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम्स के टर्म्स। जब आप लिख रहे थे mlt-2, ml1 t2, है ना, ml² t², अब उसकी जगह इस तरह से fvt, f1v² t, इस तरह से चाहिए।
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं हमारी, मास, लेंथ, टाइम। इन्होंने कहा हटाओ, इन्होंने कहा नई फंडामेंटल क्वांटिटी लेके आते हैं, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। अब जितने भी डायमेंशन निकालो फोर्स, वेलोसिटी, टाइम्स में, और उसमें उन्होंने पूछा है कि एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, ट्राई करो जरा, इसको नए तरह का सवाल है, जरा ट्राई करो। ऑप्शन देते हैं आपको, एनर्जी का डायमेंशन एफ v -1 t -1, एफ वी t -1, f -1 v -1 t -1, एफ वी टी। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, हो सकता हो बन जाए तुमसे, नए तरह का सवाल है। एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है, ml स्क्वायर टी स्क्वायर, पर पूछ रहा है ऐसे निकालो, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। पॉज करके 1 2 3 4 हो गया, मैं करने जा रहा हूं, ओके। अब सुनो, कहीं ये तो नहीं कह रहा कि एनर्जी किस तरह से फोर्स, वेलोसिटी, टाइम पे डिपेंड कर रही है। अरे देखो ना, सवाल यही तो हुआ, कह रहा है एनर्जी का डायमेंशन निकालो इनके टर्म्स में, यानी ये कह रहा है एनर्जी किस तरह से फोर्स, वेलोसिटी, टाइम पे डिपेंड कर रही। तो आप बोलोगे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर x, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर y, एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर z। खत्म। E इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट k fx vy tz। अरे यही तो बोल रहे हैं ना कि एनर्जी का डायमेंशन इनके टर्म्स में निकालो, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला इनके टर्म्स में बता दो। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर टी -2 लगा दो, ml स्क्वायर टी -2, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फोर्स ml t -2, फोर्स का डायमेंशन ml t -2, वेलोसिटी, फोर्स सबको पता है ना, ml t -2, वेलोसिटी बच्चों मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, lt -1। डायमेंशन बढ़िया से तैयार हो रहा है, असाइनमेंट लगाते रहो तभी मजा आएगा, डीपीपी लगाते रहो तभी मजा है। असाइनमेंट भी है वेबसाइट पे, वो भी लगाओ, सब लगाना है, सब लगाना है। कई लोग कह रहे हैं एडवांस नहीं है, एडवांस नहीं है। भाई सवाल एडवांस करा तो रहे हैं, और कैसे एडवांस होगा? अब डायमेंशन में कुछ रखा ही नहीं है, टॉपिक ही ऐसा है। आने दो, डीपीपी का सवाल आने दो, कहीं नहीं एडवांस होगा। अल्फा सीरीज में सब एडवांस होगा। टी की पावर जेड, टी की पावर जेड, टी क्या है? टाइम ही है। टी क्या है? टाइम ही है, तो टाइम की पावर जेड। बस m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर x प्लस y, x यहाँ से मिला, y यहाँ से, t की पावर -2x माइनस वाई प्लस जेड, -2x माइनस वाई प्लस जेड, है कि नहीं? m की पावर x बनेगा, l की पावर x और l की पावर y ऐड हो गया, l की पावर x प्लस y, t की पावर -2x, t की पावर -y और t की पावर z। तो t की पावर, t का बेस देखो 3 बार है, तो t की पावर -2x माइनस वाई प्लस z। अब कंपेयर कर दो, सेम बेस विल हैव सेम पावर, m की पावर 1, m की पावर x कंपेयर कर दो, यानी x की वैल्यू मिल गई 1। चलो एक तो सॉल्व हुआ, यानी फोर्स के ऊपर वैल्यू 1 रहेगी, तो फोर्स के ऊपर वैल्यू 1, ये हो सकता है। अच्छा दूसरा किसको कंपेयर कर लीजिए? l को कर सकते हैं ना, l की पावर 2 इज इक्वल टू l की पावर x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू है 1, यानी 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से y की वैल्यू भी 1 हो गई। चलो y की वैल्यू भी 1 हो गई, यानी इसके ऊपर भी पावर 1 है, f की 1 v की 1, f की 1 v की 1, ये दो बचे। लास्ट बचा z, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, तो t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t की पावर दिस, तो बेस सेम है, पावर सेम करो, -2 इज इक्वल्स टू -2x माइनस वाई प्लस जेड, वैल्यू रखनी पड़ेगी, -2 इज इक्वल्स टू -2x की वैल्यू कितनी है? 1 रख दिया, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1 रख दिया, प्लस जेड, ये -2 कैंसिल, जेड इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, जेड इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, खत्म बात। FVT ऑप्शन डी। ऐसे अब इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे, आपको एनर्जी की यूनिट पता, आप इसकी यूनिट निकाल के देख लो, पर वो प्रॉपर तरीका नहीं है, उसमें आप ऑप्शन चेकिंग एक तरीका होता है ना भाई, कंपटीशन में टाइम बचाना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन चेकिंग से भी आप कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है एनर्जी की यूनिट। तो आप देख लो किस में से यूनिट बन रही है, वरना करने का तरीका तो यही है। f की पावर देखो 1 आ गई, x की वैल्यू कहाँ है? 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो f की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर
वरना आप ऐसे कर लो। अब यहाँ से फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v की पावर -1। अब इसमें आप करेक्ट करते जाओगे, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड पर मीटर। टाइम क्या होता है सेकेंड, और इसका इन्वर्स है यानी 1/सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, ये तो नहीं आ रहा, नहीं समझे। ऑप्शन चेकिंग का तरीका बता रहे हैं, कंपटीशन में भी वर्क कर जाता है भाई। 4 ऑप्शन चेक करना आसान था एज कंपेयर टू दिस मेथड करना। फोर्स का डायमेंशन बोलो, फोर्स का डायमेंशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड, पर वेलोसिटी की पावर -1 यानी उल्टा कर दो सेकेंड पर मीटर, मल्टीप्लाइड बाई टाइम की पावर -1 यानी उल्टा कर दो 1/सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। क्या ये एनर्जी का डायमेंशन है? नहीं, एनर्जी का डायमेंशन होता है kg मीटर, सॉरी एनर्जी की यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पता होगा आपको, जूल की यूनिट। अरे रे 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 11th क्लास में क्या करोगे भैया, ये सब तो आना चाहिए, पढ़ पढ़ के आएगा। हाँ चलो आ जाते हैं। फोर्स की फोर्स की यूनिट बोलो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, इसको उल्टा कर दो यानी 1/सेकेंड। तो यहाँ से क्या हुआ kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर 4, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस पे आ जाओ, फोर्स का उल्टा हो गया, तो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जगह सेकेंड स्क्वायर पर kg मीटर, ये तो संभल ही नहीं पाएगा आप, kg नीचे आ गया और kg को संभालने वाला कोई है नहीं, ऊपर ले जाना, kg ऊपर चाहिए, ये तो गायब हो गया। फिर इस पे आ जाओ, फोर्स की यूनिट बोलो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट बोलो सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड मर गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन। जल्दी हुआ ना, हाँ, इसको बोलते हैं ऑप्शन करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एनर्जी E, velocity v and time t are fundamental quantities, find dimensions of surface tension S। अगर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया, mlt की जगह evt आ गया, अब सबका डायमेंशन evt के टर्म्स में होगा, तो सरफेस टेंशन का क्या डायमेंशन होगा? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको बता देते हैं हम कम से कम, ताकि इसका आपको डायमेंशन पता हो। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स होगा mlt-2, फोर्स क्या हो जाएगा mlt-2, नीचे भी l है यानी इसका डायमेंशन mt-2। तो इसको ट्राई करेंगे, खुद से करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन ml² t², ट्राई करेंगे। ऑप्शन में दे देता हूं कम से कम, तो ऑप्शन है EVT, e की पावर -1, v की पावर -2, t की पावर -2, EV की पावर -2, t की पावर -2, EV की पावर -2, t की पावर -1। तो इसको सब लोग सॉल्व करेंगे और सही ऑप्शन कमेंट में भर देंगे, पता ही चल जाएगा किसका सही है। मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई भी कर दूंगा। तो इसको ट्राई करेंगे। आपको सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ, समझ गए, ई, वी और टी। ट्राई करेंगे, मिटा रहे हैं। विच ब्रिंग अस टू लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन। यहां पे डायमेंशन हम खत्म कर रहे हैं, इसके बाद डीपीपी सॉल्व करेंगे, इसके सवाल लगाएंगे धुआंधार। विच इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या नहीं कर सकते ये? पहली चीज, कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखा हमने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाते ये, 1 होगा, 1/2 होगा, 2 पाई होगा, कुछ भी नहीं पता। दूसरी चीज, कैनॉट बी अप्लाइड, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो तरीका है, जो ये फॉर्मूला बनाने का, एक्सप्रेशन बनाने का, रिलेशन निकालने का तरीका है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा, एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स। नहीं अप्लाई कर सकते, मैंने बताया था।
भाई किसी एक्सप्रेशन में cos थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि cos थीटा के पास कोई डायमेंशन नहीं है। किसी एक्सप्रेशन में e की पावर कुछ लगेगा नहीं, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि e की पावर के पास कोई डायमेंशन नहीं है। ये भी वही बात है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तीसरी बात, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस involving proportionality constant which has dimensions। अब किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के पास अगर डायमेंशन है तो ये तो खेल ही नहीं पाएंगे उसके साथ। इनको तो क्या चाहिए, डायमेंशनलेस चाहिए, ताकि वो एक्सप्रेशन में अपीयर ना हो। जैसे मैंने बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके पास डायमेंशन, उसके साथ ये खेल, उस तरह के एक्सप्रेशन के साथ ये खेल नहीं पाएंगे। चौथी बात, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस involving two or more terms separated by plus और माइनस। ये क्या है, मान लो कोई ऐसी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थोड़ी ना आप डिराइव कर पाओगे डायमेंशन एनालिसिस से। वो बोलेगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो u पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है, a पे डिपेंड करता है, तो आप तो एक साथ निकाल दोगे। आपको क्या पता बीच में प्लस लगना है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन कोई डील नहीं कर सकता जिसमें कंपोनेंट्स हो। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। इसमें नहीं लगा सकते आप। मान लो आपसे कहता है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल है, ये पता है ना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये तो होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, एक्सेलरेशन पे पता है ना। तो हाँ ठीक है, तो आप तो ऐसे ही निकाल दो कि कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन अलूल जलूल। आपको क्या पता कि ऐसा आने वाला है। आप निकाल दोगे इसका आंसर, या तो यूटी निकाल दोगे या तो एटी स्क्वायर। इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है। एक्चुअल में ये तीन होते हैं ना, कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। कैसे बताऊं इसको, तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, एक पावर एक्स वाई जेड करके, इसमें दो आंसर आ जाएंगे, एक तो यूटी आ जाएगा, एक एटी स्क्वायर, पर ये नहीं आएगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन में नहीं लगा सकते। तो ये लिमिटेशन हो गई, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उन एक्सप्रेशन में नहीं लगा सकते जहां ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो या एक्सपोनेंशियल हो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन है तब भी नहीं यूज कर सकते, और इस तरह की इक्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस होता है समाप्त। अब आप तीनों डीपीपी लगा लो, इसके बाद लेते हैं इसके सवाल, और इसके बाद हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।